हेलो दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योग्राफी के ये क्रैश कोर्स सीरीज आगामी यूपी आरओ की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है और आज इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है जो कि है लेक्चर नंबर 9। इससे पहले इस सीरीज के 8 लेक्चर और आ चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो चैनल की आरओ ज्योग्राफी क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट से जाकर वो सभी लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लें। आज के इस लेक्चर में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इनमें से पहला है भारत में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, और दूसरा जो भी मिसलेनियस टॉपिक बचे हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड वो सभी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सीरीज को आप कंप्लीट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी सीरीज है। अगर आपने पहले से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो एक क्विक रिवीजन टाइप इस सीरीज को कंप्लीट करिए और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए वो सभी इस सीरीज से आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप यूपी आरओ के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज बैच यूपी पीसीएस 1 के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसी के साथ जीएस के हर सब्जेक्ट के पॉइंट टू पॉइंट पीडीएफ भी आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9415950206 व्हाट्सएप नंबर है। चलिए तो आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है भारत में परिवहन। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको परिवहन कहा जाता है। ठीक है, 3 तरह के परिवहन होते हैं। कौन कौन से? एक तो भूमि से रिलेटेड तो स्थल परिवहन हो गए, दूसरा वायु से रिलेटेड तो वायु परिवहन हो गए, और तीसरे जल से रिलेटेड जिनको जल परिवहन कहा जाता है। तो और ये जो परिवहन होते हैं ये किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो जैसे कि अभी आपने वर्तमान में देखा होगा कि अभी क्या देखा होगा कि हर जो गवर्नमेंट आती है वो रोड्स के कंस्ट्रक्शन पर, रेल मार्गों के कंस्ट्रक्शन पर बहुत अधिक ध्यान देती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? रोड्स बनाना, हाईवेज बनाना, इनका क्या उद्देश्य होता है कि इससे एक जगह से दूसरी जगह पर आवागमन बहुत अधिक मात्रा में सुचारू हो जाता है। तो इससे क्या है, एक तरह से इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ कि कोई गांव है, गांव में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, पर उस सब्जी को शहर तक ले जाने के लिए कोई प्रॉपर एक रास्ता ही नहीं है। वो जो गांव है उसमें कच्ची रोड्स हैं, ठीक है। तो अब अगर उस कच्ची रोड पर ट्रक चलना मुश्किल है, गाड़ियां चलना मुश्किल है, तो कैसे लोग गांव से शहर में सब्जियां लेकर आएंगे? पर अगर उसी जगह पर पक्की रोड बन गई तो फिर क्या है कि इजीली उन सब्जियों को विद इन आवर्स, कुछ घंटों के भीतर ही उसे शहर की मंडी तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे गांव के लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये क्या है कि मेनली जो रोड्स का काम होता है वो होता है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इसीलिए सरकार तरह तरह के एक्सप्रेसवे, तरह तरह के रेल, जो आप देख रहे होंगे रैपिड रेल की अवधारणा शुरू हो गई है। तो इस तरह के जो परिवहन के नए नए स्रोत हैं उनको सरकार साल दर साल बढ़ाती जाती है। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है परिवहन का। तो इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और परिवहन प्रणाली में कुल मार्गों का, जो भारत की परिवहन प्रणाली है उसमें 83% सड़क, 9% रेल, 6% वायु और 2% जल मार्ग हैं। ठीक है, तो भारत की कुल परिवहन प्रणाली में कुल मार्गों का जो आप वेटेज है वो भी याद रखिएगा। सबसे अधिक सड़कें, फिर रेल द्वारा परिवहन होता है, उसके बाद वायु मार्गों द्वारा
और सबसे कम जल मार्गों द्वारा होता है। ठीक है, अब जो हमने 3 टाइप देखे थे परिवहन के, स्थल, जल और वायु। तो स्थल में जब आपको परिवहन करना होगा तो किस तरह से करेंगे आप? एक तो सड़क के द्वारा और दूसरा रेल के द्वारा। ठीक है, तो सड़क में सभी आ गई, कार, बसेस, मोटर व्हीकल्स। तो या तो आप सड़क से एक जगह पर दूसरी जगह जाएंगे या फिर आप रेल का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जल मार्ग 2 तरह के होते हैं, अंतःस्थलीय यानी कि इनलैंड और महासागरीय यानी कि ओशियानिक। ठीक है, तो महासागरीय जैसे कि जो कि महासागरों का महासागरों में के थ्रू परिवहन होता है। अंतःस्थलीय से मतलब है कि जो देश के अंदर जो नदियां हैं या जो झीलें हैं उनके जल का प्रयोग करके उनके जल को परिवहन के साधन के रूप में प्रयोग करना। ठीक है, अंतःस्थलीय मतलब देश के अंदर के जो जल स्रोत हैं उनको परिवहन के लिए यूज करना, और महासागरीय मतलब जो महासागरों के जल है उनको परिवहन की तरह यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है वायु। तो वायु में एरोप्लेन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के स्रोत है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि परिवहन क्षेत्र में 60% माल यातायात तथा 87% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा होता है। ठीक है, तो 60% माल, जैसे कि आप देखते होंगे कि मालगाड़ियां जाती हैं, रेलवे का यूज करके मालगाड़ियां जाती हैं, या जो गुड्स के ट्रक चलते रहते हैं। ठीक है, तो ट्रकों द्वारा भी परिवहन होता है, या अन्य जो सड़कों का अन्य स्रोत होते हैं परिवहन के, तो उसमें 87% यातायात तो यात्री उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और 67% में माल गुड्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई है महाराष्ट्र में। तो नेशनल हाईवे की कुल लेंथ की अगर बात करें राज्यों के अनुसार, उसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक लंबाई है, जो कि है 18,459 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का स्थान। तो एनएच में नंबर 1, नेशनल हाईवे में नंबर 1 महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद राजस्थान, और उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा आप कि नेशनल हाईवेज का घटता क्रम कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगर प्रांतीय राजमार्ग की बात करें, मतलब कि जो स्टेट हाईवेज होते हैं, देखिए हाईवेज कई तरह के होते हैं। नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद स्टेट हाईवेज आते हैं, राज्य राजमार्ग। तो प्रांतीय में राजमार्ग की लंबाई में महाराष्ट्र में सबसे अधिक, कर्नाटक सेकंड नंबर पे, गुजरात थर्ड नंबर पे और राजस्थान फोर्थ नंबर पे है। ठीक है, तो चाहे स्टेट हाईवे की बात हो और चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, उसमें महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत की कुछ प्रमुख राजमार्ग योजनाएं, जिनसे इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है पूरे भारत को, भारत के राज्यों को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें से पहली बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम। ठीक है, तो पहली इसमें से हो गई स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है। तो उत्तर में दिल्ली हो गया, पूर्व में कोलकाता हो गया, दक्षिण में चेन्नई हो गया और वेस्ट में मुंबई। ठीक है, पश्चिम में मुंबई हो गया। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपस में जोड़ती है। इस परियोजना की कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये याद रखिएगा कि किन शहरों को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज और इसकी कुल लंबाई कितनी है। नेक्स्ट आता है उत्तर दक्षिण गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो नॉर्थ में श्रीनगर से साउथ में कन्याकुमारी को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई है 3,717 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्व पश्चिम गलियारा। यह पूर्व में
सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर को जोड़ता है। तो सिलचर से पोरबंदर को, और इसकी कुल लंबाई है 4112 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है कि पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण दोनों गलियारे एक दूसरे को झांसी पर कट करते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें कि ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जा रहा है और ये जा रहा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा झांसी। और झांसी कौन से राज्य में स्थित है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो झांसी दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ग्राम सड़क योजना के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि क्या है ग्राम सड़क योजना। तो यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 को यह योजना शुरू की गई थी और यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना। क्या मतलब होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना का, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर किसी को पता है तो, कि कितने परसेंट वित्त का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और कितने परसेंट केंद्र वित्त का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। नेक्स्ट है कि भारत इस योजना के अंतर्गत ऐसे मैदानी इलाके जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक है और ऐसे पहाड़ी इलाके जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है, उन सभी क्षेत्रों में संपर्क मार्ग मुहैया कराए जाएंगे। ठीक है, सभी संपर्क मार्ग उनमें उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी कि ऐसे सभी स्थानों को पक्की सड़क के माध्यम से मेन मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी 2000 में और 2019 में इस योजना का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो तीसरा चरण 2019 में प्रारंभ, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत में 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं। तो पहला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। यह 3745 किलोमीटर लंबा है और यह श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। नेक्स्ट आता है NH27। NH27 है 3507 किलोमीटर का और यह पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। नेक्स्ट है NH48 2807 किलोमीटर का, यह दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। नेक्स्ट है NH52। NH52 जाता है संगरूर से अंकोला, यह 2317 किलोमीटर लंबा है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है NH30। NH30 जाता है सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम के बीच में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सितारगंज कौन से राज्य में स्थित है और इब्राहिमपट्टनम कौन से राज्य में स्थित है। जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। ये जाता है ये है 2040 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट आता है NH6। NH6 1873 किलोमीटर लंबा, यह जोरावट से लेकर शिलोंग तक जाता है। नेक्स्ट NH53, यह है 1781 किलोमीटर लंबा और हजीरा से पारादीप के बीच में यह जाता है। नेक्स्ट आता है NH16। NH16 पश्चिम बंगाल से चेन्नई तक 1711 किलोमीटर लंबा। नेक्स्ट NH66। NH66 पनवेल से कन्याकुमारी। ठीक है, वही वाला पनवेल निकलना है वाला पनवेल है ना। NH19
NH-19 जाता है दिल्ली से कोलकाता तक, ठीक है, और ये 1435 किलोमीटर लंबा है। तो आप मेन तो ये याद रखिए कि कौन सा हाईवे कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है, और अगर हो सके तो इनकी लेंथ भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ऑर्डर में आ गया कि इनको बढ़ते से घटते या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए तो फिर आप इजीली उसको लगा सकें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत हमने सड़क परिवहन कवर कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं रेल परिवहन। स्थल के अंतर्गत दूसरा परिवहन का माध्यम है रेल परिवहन। रेल परिवहन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अब दूसरा है तो पहला कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे गेस कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद है कि ये तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है ये फैक्ट कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की डिस्टेंस तक, ठीक है। 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रथम बार भारतीय रेल की शुरुआत की गई थी, और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकादमी है भारतीय रेल से रिलेटेड, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, जो कि स्थित है बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ पर, गुजरात राज्य के अंतर्गत, ठीक है। तो बड़ोदरा एक सिटी है गुजरात का। तो भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी बड़ोदरा गुजरात में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में। प्रथम भारतीय रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में। और भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेलवेज। तो पहला है इसमें से कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे, तो कोंकण का तट पढ़ाई है सभी ने, कहाँ से कहाँ तक है कोंकण का तट, बताइए किस तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, किस राज्य के तट को। तो यह रेलवे फैला है महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मंडगांव तक, ठीक है, और इसकी लंबाई है 741 किलोमीटर। तो महाराष्ट्र और गोवा के जो रेलवे नेटवर्क हैं उनको कोंकण रेलवे के नाम से जाना जाता है, और इस रेल मार्ग से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल लाभान्वित होते हैं, ठीक है। तो कोंकण रेलवे 4 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय यह खुला था बड़ौदा, गुजरात में, ठीक है। गुजरात के बड़ौदा में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय। और कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी 1984 ईस्वी में, ठीक है। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता मेट्रो की शुरुआत हुई थी। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन यह प्रस्तावित है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, और दिसंबर 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। अब किसी को अगर पता हो तो ये बताइए कि जो भारत की बुलेट ट्रेन है वो किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है, ठीक है। कौन सा देश अपनी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों कर रहा है भारत की बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, ठीक है, बताइए ये मुझे। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो कि भारतीय रेलवे से रिलेटेड है। तो पहला है कपूरथला रायबरेली में। यहाँ पर रेल कोच की फैक्ट्री है। तो रेलवे के जो कोचेज होते हैं जिनमें डब्बे होते हैं ना, रेल के डब्बे, उनका निर्माण किया जाता है। एक तो कपूरथला में, कपूरथला है पंजाब राज्य के अंतर्गत, और रायबरेली है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो पंजाब में और उत्तर प्रदेश में रेलवे के कोचेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट रेलवे व्हील फैक्ट्री, रेलवे व्हील फैक्ट्री है बंगलोर में। उसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये स्थित है वाराणसी में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यह स्थित है पेरम्बूर में।
और रेल कोच फैक्ट्री यह स्थित है रायबरेली में। ठीक है, तो ये एक्चुअली ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो रेल कोच फैक्ट्री 2 जगह पर, कपूरथला पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश। रेल व्हील फैक्ट्री बैंगलोर, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर और कोच फैक्ट्री ये तो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है भारत का सिक्किम राज्य रेल सेवा से वंचित है। ठीक है, यानी कि सिक्किम राज्य में कोई भी रेलवे की फैसिलिटी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि सिक्किम राज्य में रेल सेवा नहीं है। तो अगर आपको सिक्किम राज्य घूमने के लिए जाना हो तो आपको रोड या एयर ट्रांसपोर्टेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो बाई रोड जाइए या फिर बाई एयर जाइए। नेक्स्ट जल परिवहन देख लेते हैं। जल परिवहन के अंतर्गत जल परिवहन के लिए भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देखिए, जब साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जैसे कि आज आप देखते हैं कि बसेस हैं, ट्रक्स हैं, है ना, ट्रेन्स चल गई हैं। तो उस टाइम पे क्या था, जो पुराने राजा महाराजा थे वो जल परिवहन को बहुत अधिक मात्रा में यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर रोड्स भी पक्की नहीं हुआ करती थी, कच्ची रोड्स हुआ करती थी। ठीक है, मतलब जो मुख्य मार्ग थे सिर्फ वही पक्के बने हुए थे, पर वो पक्के भी आज की जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि डामर कंक्रीट का यूज करके जो आज की तरह मतलब बुलडोजर चला के पक्के मार्ग बना दी जाते हैं, उतनी उन्नत क्वालिटी नहीं हुआ करती थी। तो और जो ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल थे वो भी हाथी घोड़ों से रिलेटेड ही थे। ठीक है, या तो बैलगाड़ी जाया करती थी। तो उस टाइम पर क्या था कि स्थल मार्ग से जाना बहुत एक मुश्किल काम था, और जो भारी भारी सामान है वो ले जाना मतलब उनमें बहुत टाइम लगता था। बजाय स्थल मार्ग के जल से ले जाना सामान ज्यादा कन्वीनियंट था। ठीक है, क्योंकि नावें ज्यादा तेज गति से चल सकती थी और ज्यादा स्मूथली चल सकती थी। तो पुराने टाइम पर क्या था कि जल मार्ग ज्यादा प्रचलन में हुआ करते थे, पर जैसे जैसे रोड्स डेवलप होती गई वैसे वैसे जल जो प्रणाली है, जल परिवहन है, वो भी धीरे धीरे क्या हो सकते गए, डिग्रेड होते गए, एक तरह से आप ये बोलिए। क्योंकि अब रोड्स जब अच्छी बनने लगी और मोटर गाड़ियां आ गई तो ऑब्वियसली अब सड़कों से ले जाना ज़्यादा कन्वीनियंट है। पर फिर भी जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बहुत अच्छा मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। और एक तरह से आप ये मान लीजिए कि जो प्रदूषण की समस्या हो रही है ना, तो अगर आप स्थल से जाते हैं तो क्या है, पेट्रोल और उसके लिए डीजल चाहिए। पेट्रोल डीजल एक तो आयात करना पड़ता है, वो अलग प्रॉब्लम है। दूसरा, उससे जो पोल्यूशन होता है वो अलग प्रॉब्लम है। तो अगर उसकी जगह हम जल परिवहन यूज करने लगे तो एक तो वो प्रदूषण की समस्या को कम करेगा, जो हमारी ऑयल परचेजिंग की समस्या है वो भी काफी कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ज्यादा एक तरह से हम एक और वैकल्पिक मार्ग का यूज करने लगेंगे स्थल मार्ग के बजाय। ठीक है, तो ये कई एडवांटेजेस हैं जल परिवहन के, और इसी वजह से भारत सरकार द्वारा फिर से अब इस परिवहन के विकास पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए भारत सरकार ने विभिन्न तरह के राष्ट्रीय जल मार्गों का भी विकास किया है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट जल मार्ग हैं वो हम देख लेते हैं। पहला राष्ट्रीय जल मार्ग है इसमें से, जिसको NW1 के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल वाटरवेज 1। यह फैला हुआ है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। ठीक है, यह है 1620 किलोमीटर लंबा। अब आप बताइए ये कौन सी नदी पर स्थित होगा, तो गैस कर सकते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया मतलब गंगा नदी पर यह जलमार्ग स्थित है। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है नेशनल वाटरवेज 1, पार्डन नेशनल वाटरवेज 2। ये सदिया से धुबरी तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये 891 किलोमीटर लंबा है। तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग, ये है NW3 नेशनल वाटरवेज 3, कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में 205 किलोमीटर लंबा। उसके बाद आता है NW4 चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग, यह काकीनाडा से मरकानम के बीच में 1095 किलोमीटर लंबा है। पांचवा जलमार्ग आता है
तलचर से धमरा के बीच में, जो कि 623 किलोमीटर लंबा है। और छठवां जलमार्ग आता है लखीमपुर से भांगा के बीच में, जो कि 121 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज है, इनको भी आप याद रखिएगा कि कितना कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो अब देखिए, हमने पहले स्थल कंप्लीट करा, उसमें सड़क परिवहन और रेल परिवहन कवर करा। उसके बाद हमने जल परिवहन में राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवेज पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि ओशियानिक जो वाटरवेज है, ठीक है, जो सागरीय जलमार्ग है वो किस तरह से है। तो उसके लिए सागरीय जलमार्ग के लिए क्या विकसित करने पड़ते हैं, बंदरगाह, पोर्ट्स डेवलप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं और वो किस नदी पर या किस सागर को कनेक्ट करते हैं। तो पहला है इसमें से कोलकाता बंदरगाह, जो कि हुगली नदी पर बनाया गया है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा है मुंबई पोर्ट, जो कि अरब सागर में स्थित है और किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट चेन्नई, तमिलनाडु का सिटी है चेन्नई, और चेन्नई पोर्ट भी है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ये भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस चेन्नई का जो पोर्ट है इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है कोच्चि। कोच्चि पोर्ट केरल में अरब सागर में स्थित। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट पारादीप पोर्ट ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से अटैच्ड है ये। तूतीकोरिन पोर्ट यह है तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी से अटैच्ड। उसके बाद मॉर्मगोआ गोवा में अरब सागर से अटैच्ड। नेक्स्ट कांडला पोर्ट गुजरात का अरब सागर से अटैच्ड। ठीक है, और कांडला पोर्ट का नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट को पुराना नाम क्या था, कांडला पोर्ट था। नेक्स्ट आता है न्यू मंगलोर पोर्ट, कर्नाटक में स्थित, अरब सागर से अटैच्ड है ये। नवा शेवा पोर्ट ये महाराष्ट्र में अरब सागर से अटैच्ड है। ये नवा शेवा पोर्ट क्या है, ये मुंबई से थोड़ी डिस्टेंस पर नया पोर्ट डेवलप किया गया है। ठीक है, उसके बाद एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी से अटैच्ड, और एन्नोर पोर्ट का नया नाम है कामराज बंदरगाह। नेक्स्ट चेन्नई बंदरगाह हर मौसम में कार्य करने वाला एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और यह है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह एक तो कृत्रिम है और सबसे प्राचीन है, और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया बंदरगाह वाह्य पत्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है कि पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान स्थित है और इसकी स्थापना की गई फरवरी 2004 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कौन से शहर में स्थित है, पटना में स्थित है, और 2004 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1972 में और इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। और इसका स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो इसका स्थापना का उद्देश्य था शिप्स का एक तो कंस्ट्रक्शन करना और दूसरा उनका मेंटेनेंस करना। ठीक है, तो जहाज का निर्माण और मरम्मत किया जाता है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान शिपयार्ड, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। गार्डन रिच स्थित है पश्चिम बंगाल में, और मझगांव डॉक्स स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जो शिपयार्ड्स होते हैं, शिपयार्ड का उद्देश्य क्या होता है, तो शिप्स को बनाना और उनका जो टूट फूट हो जाए तो उसकी मरम्मत करना। नेक्स्ट, जो पुराने जहाज होते हैं उनको स्क्रैप भी किया जाता है और उसे फिर रीयूज में लाया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड, ठीक है, स्क्रैप यार्ड जिसको बोल दीजिए, शिप स्क्रैप यार्ड, वो है अलंग गुजरात में।
ठीक है। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा पोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट है विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक, और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट, गुजरात का कांडला पोर्ट एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, तो ये भी याद करिएगा कि कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, तो गुजरात का कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायु परिवहन। तो हमने स्थल परिवहन खत्म कर लिया, जल परिवहन खत्म कर लिया। अब तीसरा आता है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 ईस्वी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे देख लेते हैं भारत के, कि वे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और उनके नाम क्या हैं। तो मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट है कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर आता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, कुशीनगर एयरपोर्ट, और इसे बौद्ध सर्किट के अंतर्गत बनाया गया है। अब अगर किसी को ये पता है कि बौद्ध सर्किट में कौन कौन से शहर आते हैं, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बौद्ध सर्किट जो डेवलप किया जा रहा है पर्यटन के लिए, उसमें कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। चलिए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल लीजिए, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको शॉर्ट में IGI के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में स्थित है। तो इंदिरा गांधी स्थित है नई दिल्ली में, शिवाजी स्थित है मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये स्थित है कोलकाता में। ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह स्थित है लखनऊ में। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी स्थित है मेरठ में, और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है लखनऊ में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी एयरपोर्ट, तो हैदराबाद में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, यह अमृतसर में स्थित है। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट स्थित है अयोध्या में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल देख लेते हैं भारत के। पर्यटन स्थल में पहला है चक्राता। चक्राता पर्यटन स्थल आता है देहरादून के अंतर्गत। देहरादून उत्तराखंड का एक शहर है। ठीक है। नेक्स्ट, हफलांग। हफलांग पर्यटन स्थल आता है असम में। ठीक है। उसके बाद कौलिमपोंग। कौलिमपोंग एक हिल स्टेशन है पश्चिम बंगाल में। कुफरी हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। उसके बाद गुलमर्ग, ये तो ज्यादातर लोगों को पता होगा, जम्मू कश्मीर का एक हिल स्टेशन है। कसौली, कसौली आता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट आता है ऊटी। ऊटी तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है, और ऊटी हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है। और जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा चोटी, वो भी ऊटी हिल स्टेशन से ही थोड़ी सी दूर पर स्थित है। नेक्स्ट आता है कीलोंग। कीलोंग हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। नेक्स्ट औली। औली उत्तराखंड का हिल स्टेशन, ये मसूरी से थोड़ा और ऊपर जाकर पड़ता है। नेक्स्ट उड़वाड़ा। उड़वाड़ा
पर्यटन स्थल है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट कैलीमर, ये तमिलनाडु में। उसके बाद बन्नी चारागाह, बन्नी ग्रासलैंड के नाम से भी जाना जाता है, यह गुजरात में स्थित है। उसके बाद बाग्याल चारागाह, बोग्याल, ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। खज्जियर, खज्जियर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और पहलगाम, सभी को ही पता चल गया है अब तो, पहलगाम स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी पहलगाम टेररिस्ट अटैक की वजह से ही भारत द्वारा चलाया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल। इसमें से बहुत ही पॉपुलर एक साउथ का पर्यटन स्थल है जिसको बोलते हैं तिरुपति। तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये वेंकटेश्वर भगवान का एक मंदिर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और किस जिले में, तिरुपति जिले में। और यह पर्यटन स्थल शेषाचलम पर्वत श्रेणी में है। और पॉपुलर इसका नाम क्या है, तो वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है, तिरुपति में स्थित है। इसको जाना जाता है, निकने में बोल दीजिए कि तिरुपति बालाजी के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है कि कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, शेषाचलम पर्वत श्रेणी, जो कि पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। नेक्स्ट कर्नाटक का एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है भगवान रंगनाथ का मंदिर। भगवान रंगनाथ का मंदिर विलीगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। तो विलीगिरी रंगा पहाड़ी पर कर्नाटक में भगवान रंगनाथ का मंदिर। चलिए नेक्स्ट आती है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। ये एक सेपरेट वीडियो में कवर करवा दी गई है, तो आप ज्योग्राफी क्रैश कोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें एक सेपरेट वीडियो में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को कवर करवाया जा चुका है। नेक्स्ट हम मिसलेनियस टॉपिक्स के अंतर्गत कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी के से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला हम देख लेते हैं कि भारत के 9 राज्य भारत की तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं ये 9 राज्य? इसमें से पहला है, अगर आप वेस्ट से शुरू करेंगे तो सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर ईस्ट कोस्ट पे आ जाइए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा और उसके ऊपर वेस्ट बंगाल आ गया, ठीक है। तो भारत के 9 राज्य भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा से लगे हुए हैं। तो 9 के नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से टच होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन कौन से 3 देश है वो? तो अगर आप सिक्किम को देखेंगे इस तरह से, तो सिक्किम के इस साइड में, सिक्किम के वेस्ट साइड में तो पड़ता है नेपाल, ठीक है। सिक्किम के ईस्ट साइड में पड़ता है भूटान और ऊपर साइड में टच करता है चीन, ठीक है। तो सिक्किम की सीमाएं किन देशों से लगी हुई हैं? नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है, ठीक है। अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे और इंटरनेशनल बाउंड्री देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की, उसमें सबसे ज्यादा लेंथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा का टच करता है म्यांमार के साथ में, ठीक है, ना कि चीन के साथ में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का त्रिपुरा राज्य 3 तरफ बांग्लादेश से की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये बताइए कि 3 तरफ तो त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश की सीमा से घिरा है, तो चौथी साइड में वो भारत के कौन से स्टेट को टच कर रहा है? चौथी मतलब ईस्ट की साइड में वो भारत के कौन से उत्तर पूर्वी राज्य को टच करता है? तो 7 सिस्टर्स में से कौन सा वो राज्य है? नेक्स्ट है कि भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये फैक्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस पीडीएफ में। और इसकी याद करने की इन 5 राज्यों को ट्रिक क्या है? मौका, MOUCA, ठीक है। तो M से क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया, O से हो गया उड़ीसा,
यू से हो गया उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि देखिए जितने भी ये फैक्ट्स हैं ना, इनमें से कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम पहले भी लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो नहीं पढ़े हैं वो नए देख लेंगे, और जो पढ़ चुके हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, मतलब जो भी फैक्ट है वो सारे ऑब्वियस है कि वो एग्जाम में आने वाले ही फैक्ट इसमें पीडीएफ में दिए गए हैं, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत के औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके थे। ठीक है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मैकमोहन रेखा क्या है कि अरुणाचल और भारत के बीच जो अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत के बीच की सीमा है, उसको भी मैकमोहन लाइन उस सीमा का भी निर्धारण करती है। तो नहीं, ये नहीं है कि सिर्फ जो आप कश्मीर की साइड का देखते हैं उसी से ही मतलब मैकमोहन रेखा रिलेटेड है, अरुणाचल प्रदेश भी मैकमोहन रेखा के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से टच करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से टच करती है। ठीक है, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित कौन सा? दिल्ली से टच करती है। नेक्स्ट है कि भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश साइज में तो छोटा है पर उसकी टोपोग्राफी देखिए, इस तरह से है ना बांग्लादेश। तो ओवरऑल अगर आप लेंथ देखेंगे इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री की, तो वो सर्वाधिक पड़ती है। ठीक है, कितनी है? 4096.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि तटीय राज्यों में सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला राज्य गुजरात है। तो हमने जो 8 राज्य देखे थे जो कि समुद्र से मिलते हैं, ठीक है, तट भारत की तट रेखा पर स्थित है 8 राज्य, उनमें से सबसे अधिक तट रेखा है गुजरात की। ठीक है, तो सबसे अधिक तटीय लंबाई गुजरात राज्य की है, जो कि है 1214.7 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। मतलब कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के किन राज्यों की सीमा टच करती है। तो वो सबसे पहले बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लंबी टच करती है भारत के साथ में। इसमें 5 राज्य बांग्लादेश से टच करते हैं, एक तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, तो 5 राज्य के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, चीन बांग्लादेश के बाद सबसे अधिक इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है भारत की चीन के साथ में। तो चीन के साथ 5 राज्य, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 3rd नंबर पर इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य टच करते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य, चीन के साथ 5, पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेपाल के साथ टच करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये आप मैप से देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो अगर आप इंडिया का मैप अपने सामने रखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होता है कि कौन से भारत के पड़ोसी देश की बाउंड्री किस राज्य के साथ में टच कर रही है। तो इंडिया का आप पॉलिटिकल मैप लेकर बैठिए और उसमें फिर आप चिन्हित करने की कोशिश करिए इन राज्यों को। उसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार की बाउंड्री 4 राज्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ टच करती है। फिर आता है भूटान। भूटान की बाउंड्री 4 राज्यों के साथ, कौन कौन से 4 राज्य? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और असम के साथ टच करती है। और अफगानिस्तान की बाउंड्री 1 के साथ, लद्दाख के साथ में टच करती है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें से कि चीन से जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चीन जम्मू कश्मीर को टच नहीं करता है। चीन किसको टच करता है? लद्दाख को। ठीक है, तो जो लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज का गठन हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, उसमें सिर्फ लद्दाख की सीमा चीन से टच कर रही है, ना कि जम्मू कश्मीर की। ठीक,
नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट भारत के। तो देश के अंतिम सीमा बिंदु, इसमें से दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट स्थित है 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर, और यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। उसके बाद उत्तरतम यानी कि नदन मोस्ट जो पॉइंट है वो उसको जाना जाता है इंदिरा कॉल के नाम से। यह 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है और यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट पश्चिमोत्तर बिंदु गुहार मोती में 68 डिग्री 7 मिनट पर, और यह पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट ईस्टर्न मोस्ट पूर्वोत्तम बिंदु, यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में जो जिस जगह पर यह स्थित है उसका नाम है किबिथु। ठीक है, तो किबिथु ईस्ट में और गुहार मोती वेस्ट में स्थित है। क्लियर? और नॉर्थ में क्या हो गया? इंदिरा कोल, और साउथ में हो गया इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 भारत के एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पड़ोसी देशों के मध्य सीमा का विस्तार। ठीक है, तो आप ये क्रम याद रखिएगा कि किस देश के साथ में कितनी बाउंड्री है, तो ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो सबसे अधिक बाउंड्री बांग्लादेश के साथ और सबसे कम बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रमुख चैनल या जलडमरू भारत के। तो इसमें कौन से डिग्री अक्षांश किन किन चैनल्स को या किन किन आइलैंड्स को डिवाइड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जो बच गया होगा वो कवर हो जाएगा। तो 8 डिग्री चैनल कट करता है मालदीव व मिनिकॉय को। ठीक है, मालदीव व मिनिकॉय को। उसके बाद 9 डिग्री चैनल कट करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। तो ये याद रखिएगा कि जो चैनल्स हैं 8 डिग्री 9 डिग्री, ठीक है, ये चैनल्स मतलब उत्तरी अक्षांश, तो ये अक्षांश किन किन आइलैंड्स के बीच में आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 6 डिग्री चैनल आता है सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में। उसके बाद तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य जो स्ट्रेट है उसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डंकन पास है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आप ये फैक्ट्स देख रहे होंगे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दे रखा होगा डंकन पास किसके मध्य में स्थित है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और आपको इससे सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो ये याद रखिएगा कि साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। नेक्स्ट लक्षद्वीप सागर कहाँ पर स्थित है? तो ये लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य में स्थित है। मालाबार तट कहाँ पर? केरल राज्य में। ठीक है, उसके बाद कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है कोको स्ट्रेट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कोको स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले भारत के राज्य। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश और गुजरात का। ठीक है, तो अगर एरिया वाइज आप देखेंगे तो राजस्थान सबसे बड़ा, उसके बाद एमपी आ जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, उसके बाद यूपी और उसके बाद आ जाता है गुजरात। ठीक है, तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका क्रम है। नेक्स्ट राज्यों का गठन देख लेते हैं कि कौन से राज्य का गठन किस ईस्वी में किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। अच्छा, इसमें यह भी याद करना जरूरी है कि कौन सा राज्य पहले गठन किया गया था और कौन से राज्य का गठन बाद में किया गया था। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आप याद कर लीजिएगा कि पहले आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा। तो इस तरह से भी आपको क्रम याद करना है इसका। ठीक है, तो एक बार यार देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में, गुजरात और महाराष्ट्र बने थे 1960 ईस्वी में, नागालैंड बना था 1963 ईस्वी में, हरियाणा बना था 1966 ईस्वी में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तीनों राज्य बने थे ये 1972 ईस्वी में। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इनका गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। 1 नवंबर को सबसे पहले छत्तीसगढ़ बना, 1 नवंबर को।
ठीक है। उत्तराखंड बना 9 नवंबर को और झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट तेलंगाना। तेलंगाना लेटेस्ट राज्य है जो कि बना 2 जून 2014 को। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो यूनियन टेरिटरी हैं जो बनाई गई 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। पहले राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर राज्य, और उसको फिर तोड़कर दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। उसके बाद लेटेस्ट निर्माण है यूनियन टेरिटरी का जो कि है दादरा नागर हवेली और दमन दीव। पहले ये दो यूनियन टेरिटरी अलग अलग हुआ करती थी। एक यूनियन टेरिटरी का नाम था दादरा नागर हवेली और दूसरे का नाम था दमन दीव। 2020 में दोनों को ऐड करके क्या बना दिया गया, दोनों को मिलाकर बना दिया गया दादरा नगर हवेली और दमन दीव 26 जनवरी 2020 को। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम प्रमुख पर्वत चोटियां देख लेते हैं और उनकी कितनी ऊंचाई है ये देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। ठीक है। तो कहाँ पर ये स्थित है, कौन सी जगह पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8,848 मीटर ऊंचा। गॉडविन ऑस्टिन जिसको केटू के नाम से भी, कराकोरम के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत में स्थित है 8,611 मीटर ऊंचा। कंचनजंगा ये भी भारत में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में 8,598 मीटर ऊंचा। लोहात्से यह तिब्बत में स्थित है 8,516 मीटर ऊंचा। मकालू यह नेपाल में स्थित है 8,481 मीटर ऊंचा। धौलगिरी स्थित है नेपाल में 8,172 मीटर ऊंचा। नंगा पर्वत यह भारत में स्थित है 8,126 मीटर ऊंचा। अन्नपूर्णा यह नेपाल में स्थित है 8,078 मीटर ऊंचा। नंदा देवी भारत में स्थित 7,816 मीटर ऊंची। ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां हैं हिमालय की, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो पहली इंपॉर्टेंट है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती, तीसरी है साबरमती, माही, लूनी और सोन। ठीक है। इन सभी को हम कहीं ना कहीं फैक्ट्स को हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, पर एक बार जस्ट क्विक रिवीजन के टाइप से इनको देख लीजिए। नेक्स्ट, गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां। ये एक्चुअली क्या है, जो भी फैक्ट्स है ना, ये आप ये मानिए एक एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसलिए इनका रिवीजन जरूरी है। तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो जैसे गंगा इस तरह से जा रही है, इस तरह से फ्लो होता है गंगा का। ठीक है। ये यहाँ पे उत्तराखंड हो गया और इधर से फिर यूपी में ये प्रवेश करती है। ठीक है। इसमें बाईं तरफ से, मतलब बाईं तरफ गंगा का कौन सा पड़ेगा, ये साइड जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा, इधर से आ रही है ना ये, और ये साइड लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस साइड से जो नदियां मिलेंगी आकर गंगा में, इस साइड से जो नदी मिल रही हैं उनको बताया गया है कि बाईं तरफ से कौन सी नदी मिल रही है। तो ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नाम याद रखिएगा। उसके बाद दाएं तरफ से, तो राइट साइड से मिलने वाली नदियां, इसका मतलब है जो इस साइड से मिलेंगी आकर। ठीक है। राइट साइड से, तो राइट साइड से मिलेंगी इसमें जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है, एक तो यमुना हो गई प्रमुख सहायक नदी गंगा की, टोन्स, सोन। ठीक है। टोन्स, सोन और यमुना तीन इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सहायक नदियां हैं गंगा की, जो कि दाहिने सिरे से मिलती हैं जाकर, दाहिनी तरफ से मिलती हैं जाकर। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। इसका मतलब है जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। गंगा की जो नदी है वो इस तरह से गंगा आ रही है। ठीक है। तो पहले कौन सी मिली, दूसरी कौन सी मिली, तीसरी कौन सी मिली, तो इस तरह से जो एक ऑर्डर है मिलने का। ठीक है। मतलब किस किस पॉइंट पे इस तरह से संगम बनता जाता है ना अलग अलग नदियों का। तो पहले नंबर पे किसका संगम बना, दूसरे पे, तो ये ऑर्डर अब हमें याद करना है। तो पहले नंबर पे मिलती है यमुना। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर यमुना, रामगंगा,
टोल्स, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है गंगा में मिलने वाली नदियों का। अब हम देख लेते हैं भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में और वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो घाटियों का नाम और उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से पहली है मरखा घाटी, मरखा वैली, ये स्थित है लद्दाख में। दूसरी नेक्स्ट नुब्रा घाटी, लद्दाख में स्थित, कट कर दीजिए मिसप्रिंट है ये। नुब्रा घाटी लद्दाख में स्थित, सुरु घाटी लद्दाख में स्थित, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित, पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद नेक्स्ट आती है लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में, स्पीति हिमाचल प्रदेश में। अब उत्तराखंड की प्रमुख घाटियां देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की प्रमुख घाटियां हैं सौर घाटी, नेलांग घाटी, दून घाटी, जोहार घाटी, फूलों की घाटी। ठीक है, नागालैंड की प्रसिद्ध है जुहू घाटी, सिक्किम की चुम्बी घाटी, तमिलनाडु की कंबम घाटी और केरल की शांत घाटी, साइलेंट वैली भी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट घाटियों के नाम है और उनके राज्यों के नाम है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम कुछ अन्य फैक्ट्स भी देख लेते हैं। अन्य फैक्ट्स में है कि बायोगैस शक्ति संयंत्र से शक्ति तथा खाद दोनों प्राप्त होती है और ये ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है बायोगैस संयंत्र। ठीक है, और इससे पावर भी मिलता है और फर्टिलाइजर भी मिलती है। नेक्स्ट श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश में, तुम्बा स्थित है केरल में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यह स्थित है महाराष्ट्र में, और पोखरण पोखरण स्थित है राजस्थान में। पोखरण में क्या हुआ था? पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, ये वही जगह है पोखरण। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट और उनकी लोकेशन देख लेते हैं। इसमें से पहला है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, यह जबलपुर में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक सिटी है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यह स्थित है मेरठ में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित है रायपुर छत्तीसगढ़ में, और आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब इसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कराई जाएगी। तो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये पूरी पीडीएफ को हम कवर कर चुके हैं इस इंडियन ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स में। जिन लोगों ने भी इस क्रैश कोर्स को पूरा नहीं देखा है वो पूरा कंप्लीट कर लें। चैनल पर प्लेलिस्ट दे रखी है, तो आप सभी L1 से लेकर L9 लेक्चर कंप्लीट करें। और इसी के साथ ISFR रिपोर्ट का, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का एक अलग से लेक्चर है, शॉर्ट लेक्चर है वो। तो उसमें भारत की वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए गए हैं। अब भारत की भूगोल की सीरीज के बाद नेक्स्ट विश्व के भूगोल की सीरीज शुरू की जाएगी, और इसी के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी की भी सीरीज पैरेलल में शुरू की जाएगी। ठीक है, तो दोनों सीरीज पैरेलल चलेंगी, अलग अलग टाइम पर सेम डे चलेंगी। और 30 से पहले कोशिश करूंगी कि आपकी 5 सब्जेक्ट पूरी तरह से कवर हो जाए। तो हमने अभी तक पॉलिटी कवर कर चुके हैं, हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं। ठीक है,
वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, ये 30 तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट पूरे पूरे आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्डन हिस्ट्री शुरू करेंगे। हिस्ट्री के साथ ही जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं, जैसे कि यूपी स्पेशल है और इकोनॉमिक्स भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपका मतलब नेक्स्ट मंथ में ये मानिए कि आपका 80% जीएस कंप्लीट हो जाएगा यूपी आरओ एआरओ के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए भी, क्योंकि जो एग्जाम की डेट है वो 27 जुलाई है, तो सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको रिवाइज करने के लिए भी। आप जस्ट एक रिवीजन के टाइप से इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए एंड बहुत बेनिफिशियल सीरीज है ये। तो चलिए आज लेक्चर को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। नेक्स्ट हम वर्ल्ड ज्योग्राफी अगली क्लास में शुरू करेंगे।